तो हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। उस चैप्टर का नाम है ऊर्जा, एनर्जी। याद है ना? ये जो ऊर्जा चैप्टर है, इसमें हमारा जो हमारा जो पर्पस है वो है ये जानना कि ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हमारे पास अवेलेबल हैं और किस तरह से हम उसका यूज करते हैं। तो हमने देखा था कि हमने सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया है। हमारा है परंपरागत परंपरागत न्यूक्लियर और नवीन और नवीकरणीय। कन्वेंशनल न्यूक्लियर, या इसे हम परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर या परमाणु ऊर्जा, और न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इतना हमारे पास है। कन्वेंशनल, न्यूक्लियर और नवीन और नवीकरणीय, न्यूक्लियर, न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से हम कन्वेंशनल या परंपरागत के बारे में पढ़ रहे थे। आपको याद है कि हम परंपरागत के बारे में पढ़ रहे थे, कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। कन्वेंशनल, जिसमें से हमारे पास क्या था? कोल, कोयला, कोल, कोल और पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम, हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया था। आपको याद होगा कि हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया था। हमें पढ़ना है गैस के बारे में अब, गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल, गैस। पेट्रोलियम के बारे में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि पेट्रोलियम क्या है और किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने कई सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया है। अब हमारा मेन जो पार्ट है यहाँ पर वो है गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल, ऊर्जा की गैसीय प्रकृति या गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल, इसको हमें देखना है। गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल, ऊर्जा की गैसीय प्रकृति, ऊर्जा की गैसीय प्रकृति। जब हम ऊर्जा की गैसीय प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो मेन पार्ट, आ जाओ ऊर्जा की जब हम गैसीय प्रकृति की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? मीथेन। मीथेन, हमारे पास आ जाएगा मीथेन, जिसे हम कहते हैं CH4। देखो, जब भी हम ऊर्जा की गैसीय प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे पास एक और आ जाता है, जिसे हम प्रोपेन और ब्यूटेन हमने पढ़ा था। आपको याद होगा, शायद इतना आप रिवीजन नहीं करते इसलिए आपको उतनी चीजें याद नहीं होंगी। हमने पढ़ा था प्रोपेन और ब्यूटेन, जो हमारा पेट्रोलियम से निकला था। तो हम उसको हमने अलग तरीके से पढ़ लिया है। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मीथेन। मीथेन CH4, इसका जो हमारा कैसे बनता है ये आपको पता ही है, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया हुआ है। ये H, ये H, ये H और ये H। हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, अल्केन चेन। अल्केन चेन, जिसकी अल्केन चेन सबसे छोटी होती है, वो ईंधन बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। अल्केन चेन, अल्केन श्रृंखला भी हमसे कहते हैं। हमने ये वर्ड पहले डिस्कस किया हुआ है। ये कार्बन और हाइड्रोजन जो आपस में मिले हुए हैं, इनको कहते हैं एल्केन चेन। तो ये कार्बन हाइड्रोजन जो मिला हुआ है आपस में, वो सबसे छोटी जो चेन होती है वो होती है मीथेन की। इसलिए मीथेन जो है अच्छी प्रकृति का गैस माना जाएगा। ये हम इस तरह से इसे दिखा सकते हैं। अब मीथेन की जब हम बात करेंगे, मीथेन समझना है आपको कि जब भी हम मीथेन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि मीथेन हमारे पास एक तो हमारी प्रकृति में पाया जाता है, नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्राकृतिक तरीके से मीथेन है हमारे पास। और दूसरा, हम उसे आर्टिफिशियल तरीके से भी बना सकते हैं। वो है तो प्रकृति में ही मौजूद, वो है प्रकृति में मौजूद, लेकिन हम उसे कन्वर्ट करते हैं। है ना? एक चीज आपको पता है कि कहते हैं कोई भी चीज हमने बनाया है, वास्तव में हम बनाते नहीं है किसी चीज को, हम उसे एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल भी हम कह रहे हैं, उसे हमने कन्वर्ट किया है, मतलब हम कृत्रिम तरीके से बनाते हैं।
तो जब भी हम मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन एक गैस है जिसे हम फ्यूल के रूप में, सबसे पहले मीथेन क्या है, एक गैस, एक गैस है जिसे हम फ्यूल या ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसकी एल्केन चेन सबसे छोटी होती है, यह सबसे अच्छी प्रकृति का ईंधन माना जाता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में जुड़े होते हैं, इसे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसे मीथेन एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आपस में, हाइड्रोकार्बन मिलकर बने हुए हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम इसे हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो यह एक हाइड्रोकार्बन है। यह प्रकृति में प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है और हम इसे कन्वर्ट करके बनाते भी हैं, हमने इसे बनाया भी है, तो मतलब यह कृत्रिम रूप से भी पाया जाता है मीथेन। अब मीथेन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मीथेन की कुछ विशेषता होती है, मीथेन की कैरेक्टरिस्टिक्स, मीथेन की कुछ विशेषता होती है। मतलब हम सबसे पहले नेचुरल की बात करेंगे यहाँ पर, अभी हम नेचुरल की बात करेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास दोनों है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों। सबसे पहले यह ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो गया, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो गया, ईंधन के रूप में। दूसरा, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। हम लोगों को पता है शायद कि ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है। ग्रीन हाउस वो गैस होती है या वो एलिमेंट होते हैं जो पृथ्वी को गर्म करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यह एक ग्रीन हाउस गैस है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स भी रिलीज करती है, हानिकारक पदार्थ भी, हानिकारक, हानिकारक हार्मफुल एलिमेंट्स भी रिलीज होते हैं, हार्मफुल हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यह हानिकारक पदार्थ, हार्मफुल एलिमेंट्स भी उत्पन्न करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक रंगहीन गैस है, कलरलेस, यह एक रंगहीन गैस है, इसके अंदर कोई रंग नहीं होती है, यह एक कलरलेस गैस है, रंगहीन। यह एक ओडरलेस गैस है, गंधहीन, यह एक गंधहीन गैस है, ओडरलेस, गंधहीन गैस है, ओडरलेस। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ओडरलेस गैस है, तो अब जलने वाली गैस भी है, ओडरलेस गैस भी है, मतलब तो कहीं अगर लीकेज हो जाएगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, वो आग लग सकती है। तो उससे पहले ध्यान रखना है, बचाने के लिए हम इसमें कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जिसमें कोई गंध होती है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है इथाइल मरकैप्टन। तो इसमें गंध के लिए हम, ओडर के लिए हम इथाइल मरकैप्टन जैसी चीजें मिला देते हैं, है ना, पहले भी हमने कहीं उसे मिलाया हुआ है एलपीजी में, ठीक है। तो ये एक गंधहीन गैस है। अच्छा, ये हवा से हल्की गैस है, हवा से हल्की, लाइटर देन एयर, ये हवा से हल्की गैस है। तो कभी क्या होता है, अगर हवा में ये रहेगी तो क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। ये हवा से हल्की गैस होती है, तो ये क्या होगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इसके अलावा ये लेस कोरोसिल होती है। कोरोसिल का मतलब हो जाता है कि जैसे जंग लगना वगैरह वगैरह, तो ये कम संक्षारक होती है, इसे हम कहते हैं हिंदी में कम संक्षारक, लेस कोरोसिव, CORROSIVE, लेस कोरोसिव, ये बताता हूं। संक्षारक जैसे लोहे में जंग लग जाती है ना, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं लोहा जैसी चीजें हैं तो उसमें जंग लगने की समस्या भी नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं कम संक्षारक, लेस कोरोसिव। तो ये सारी की सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है। क्या है विशेषता, हम इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और एक चीज ध्यान रखना है, ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं और यह स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन, इसे हम प्योर फ्यूल मानते हैं, क्योंकि यह अन्य हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में कम हार्मफुल एलिमेंट्स रिलीज करता है, ठीक है, इसलिए हम इसे स्वच्छ ईंधन का स्रोत मानते हैं। कम हार्मफुल एलिमेंट, जैसे कोल को जलाएंगे तो ज्यादा हार्मफुल एलिमेंट्स रिलीज होंगे, पेट्रोल को जलाएंगे तो ज्यादा रिलीज होंगे, लेकिन जब हम मीथेन को जलाएंगे तो कम होगा, तो इसे इसलिए स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो यह एक स्वच्छ ईंधन है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या है हमें पता है अच्छी तरह से। जब हम इसे बर्न करते हैं तो थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, यहां ध्यान रखना है, लेस अमाउंट, लेस अमाउंट, ये लेस अमाउंट में कुछ हार्मफुल गैसेस भी रिलीज करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यह रंगहीन गैस है, इसमें कोई कलर नहीं है, यह गंधहीन गैस है, ओडरलेस गैस है,
इसमें हम इथाइल मर्कैप्टन जैसे गंध मिला देते हैं। यह हवा से हल्की है और यह लेस कोरोसिव है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, कुछ भी। अब ये कहां पर पाया जाता है, कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, सोर्स कहां है इसका? कहां पाया जाता है? तो अगर कोई चीज सड़ रही है जैसे कचरा, तो जब कोई चीज सड़ रही होती है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो मीथेन गैस रिलीज करते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? कचरा। ठीक है, कचरा रहेगा। ओहो, अब ठीक है, थैंक यू। अब ये सामने नाले का पानी जा रहा है ना, तो नाले के पानी में मीथेन गैस होगी, 100% होगी। ठीक है, कि वहां भी चीजें सड़ रही हैं, तो नाले के पानी से भी हम आगे क्या कर सकते हैं? फ्यूल बना सकते हैं आने वाले समय में। तो ये आगे आने वाले समय में होने वाला है। तो कचरे से हमें मीथेन मिलता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज तो सबसे पहले हमने कचरा ही यूज किया, हम कचरा ही खा रहे हैं। एक तो प्रकृति से मिलता ही है हमें, ये पहले ध्यान रखना है, हमें नेचर से हमें प्राप्त होता है प्योर फॉर्म में, मिट्टी के नीचे से, जहां पर कोयला है, जहां पर पेट्रोलियम है, जहां पर ये सब ना भी हो तो भी जमीन के नीचे से हमें मीथेन गैस मिलती है। तो प्रकृति में पाया जा रहा है, कचरे में पाया जा रहा है। अच्छा, जैसे चावल के खेतों में, चावल जहां पर चावल के खेत होते हैं वहां पर इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मीथेन रिलीज करवाते हैं। ध्यान रखना है, गेहूं का खेत नहीं लगा देना है वहां पर। चावल के खेतों में पाया जाता है। पैडी जहां पर की खेती होती है वहां पर। इसके अलावा वेटलैंड, वेटलैंड आर्द्र भूमि, वेटलैंड या आर्द्र भूमि, यहां से भी पाया जाता है, वेटलैंड आर्द्र भूमि। और जैसे जैसे गाय, अब गाय का क्या है? गाय का है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। गाय का की जब बात होगी तो वहां पर बात होगी पाचन तंत्र की, मतलब गाय जब खाना पचाएगी, पचाएगी तो गाय जब चबाती रहती है खाना खाने के बाद, तो जो मुंह से डकार निकलती है उसमें भी मीथेन होती है ना। गाय का गोबर जो निकलता है उसमें भी मीथेन गैस होती है, तो उससे नहीं निकलती है। ये कोई भी जानवर है, कितने जानवर हैं, कितने खाते हैं, हम भी तो खाते हैं, हम भी तो चबा रहे हैं, पर निकलती भी है थोड़ी, तो अमाउंट इतना लेस होता है उसका कि वो नेग्लिजिबल होता है ना। इसके अलावा एक जगह से और रिसर्च हुई है, जैसे उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दीमक को पेस्ट, टर्माइट, है ना। दीमक के भी पाचन तंत्र से, दीमक के पाचन तंत्र से टर्माइट। इसके अलावा इसके अलावा वॉल्केनो से भी, वॉल्केनो इरप्शन से भी मीथेन गैस निकलती है। तो नेचुरल है, वॉल्केनो तो नेचुरल है कि पृथ्वी के नीचे पाई जाती है, तो वो निकल जाती है वहां से। ठीक है, इसके अलावा आ, एक वर्ड है परमाफ्रॉस्ट, इसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस लिख लो आप, परमाफ्रॉस्ट। हम इसे आगे पढ़ेंगे, परमाफ्रॉस्ट क्या है, परमाफ्रॉस्ट। और कोल माइनिंग, इसके अलावा कोल माइनिंग, कोल माइनिंग पहले क्या होता था कि जहां पर कोयले की खुदाई होती थी वहां पर कई बार क्या होता था, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है ना, तो पता नहीं चलता था कि वो मरे क्यों। तो अगर मैक्सिमम अमाउंट में वहां से क्या होता है, या कभी क्या होती, आग लग जाती थी वहां पर, तो पता चला कि जहां से कोल माइनिंग होती है वहां से भी बड़ी मात्रा में मीथेन गैस रिलीज होती है। तो बाद में ये पता चला कि जहां पर कोयला पाया जाता है वहां साथ साथ मीथेन भी पाया जाता है। उसके लिए हम आगे वर्ड डिस्कस करेंगे, कोल बेड मीथेन, है ना। तो कोयल माइनिंग जो होती है वहां से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस रिलीज होती है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर नई नई रिसर्च पर ध्यान देना है जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे तब। इतनी चीजें यूपीएससी ने क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया सर, ये पहले ही पूछा हुआ है इन्होंने कि मीथेन कहाँ कहाँ से मीथेन गैस रिलीज होती है, निकलती है। मीथेन निकालने का अलग तरीका होता है, ये वो जगह है जहां से मीथेन निकल रही है अपने आप, नेचुरल तरीके से मीथेन निकल रही है। ठीक है, एक्सेट्रा मतलब आपको रिसर्च पर ध्यान देना पड़ेगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, कोई नई चीज इसमें जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही। अभी के लिए बस इतनी ही चीजें हैं। मीथेन के सोर्स, कहां कहां से मीथेन गैस पाई जाती है। अब मीथेन गैस कहां कहां से पाई जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे लिए,
मीथेन क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? क्योंकि आज ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी में भी वो एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्योर एनर्जी है, जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती है। इसीलिए हम मीथेन पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा मीथेन। मीथेन क्या है और मीथेन की विशेषताएं क्या है, मीथेन कहां कहां से मिल रही है। ओके, अब हमारा मीथेन को हम देखेंगे कि मीथेन को हम किस किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहां कहां पर हम मीथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे समझो कि अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन, अगर आप मीथेन की बात करो तो एक काम कर लो, मीथेन को आप गैस सिलेंडर में भर लो। ठीक है, मीथेन को आप गैस सिलेंडर में भर लो और उसे गाड़ियां चलाओ। ठीक है, हो सकता है ना, हो सकता है। मीथेन को अगर आप गैस सिलेंडर में भरकर गाड़ी चला रहे हो तो वो मीथेन बन जाती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हम CNG का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, वो CNG क्या है? मीथेन। कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दबीकृत प्राकृतिक गैस, हिंदी में उसे कहते हैं दबीकृत प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। देखो एक चीज समझो, सबसे पहले कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है और कंप्रेस्ड में क्या होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। कंप्रेस्ड या संपीड़ित, कंप्रेस्ड या संपीड़ित का मतलब क्या होता है, इसे समझते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम किसी चीज को कंप्रेस कर देते हैं, जब हम किसी चीज को कंप्रेस कर देंगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा उसका, है ना। जब हम किसी चीज को कंप्रेस कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, वॉल्यूम। जब भी हम किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। ये सिंपल चीज है, हमने 9th 10th में पढ़ा है, 7th 8th 9th 10th में। जब भी कोई चीज सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसके अणु पास पास होते हैं, तो उसका आयतन कम होता है। अगर वो चीज लिक्विड फॉर्म में हो जाती है तो अणु थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। और जब भी कोई चीज गैसियस फॉर्म में आ जाती है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब क्या है, जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो वो चीज ज्यादा जगह लेगी, तो मतलब उसका आयतन बढ़ गया है। तो जब कोई चीज गैसियस फॉर्म में होगी तो क्या होगा, उसका आयतन ज्यादा होगा। जब भी कोई चीज गैसियस फॉर्म में होगी आयतन ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा ले रहा है, मतलब अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई चीज गैसियस फॉर्म में हो रही है तो। दूसरी चीज ये होती है कि जब कोई चीज गैसियस फॉर्म में होती है तो उसके जो अणु होते हैं, देखो वास्तव में जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो शांत नहीं होते, वो बच्चे की तरह होते हैं। जब बच्चा कभी है घर में, छटपट छटपट करता रहता है, उसे कितना भी पकड़ के रखो छटपट करता रहेगा। जो अणु होते हैं वास्तव में वो अणु एनर्जी से बने होते हैं, और एनर्जी की प्रकृति होती है कि वो किसी शेप में नहीं होती है, वो हिलती रहती है ना। तो जब वो हिलती रहेगी तो जो अणु होंगे वो अणु भी हिलते रहेंगे, क्योंकि हम उस चीज से बने हुए हैं कि हमारे अंदर की जो चीज है, मेन मेन पार्ट जो है वो हिल रहा है, इसलिए हम भी हिल रहे हैं, हम भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपके अंदर से क्या होता है, एक वाइब्रेशन निकलती है। तो क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु जो होते हैं, वो अणु हिलते रहते हैं इधर उधर, है ना। तो जब वो अणु हिलते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि एक फ्रिक्शन, घर्षण उत्पन्न होगा। हिलता रहेगा तो घर्षण लगता रहेगा, तो घर्षण उत्पन्न होगी। तो जब भी कोई चीज गैसियस फॉर्म में होती है तो वहां पर आयतन ज्यादा होता है, क्योंकि अणु हिलते रहते हैं, घर्षण ज्यादा उत्पन्न होती है। इसीलिए कभी किसी चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो हमें, तो हम उसे, वो चीज जो जलने वाली हो, जो चीज जलने वाली हो, उस चीज को जब हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो हम उसे गैस रूप में नहीं ले जाते हैं। ठीक है, क्यों, उसके एक तो अंदर में अणु हिल रहे हैं और ऊपर से हम उसे गैस रूप में ले जाएंगे तो हम और हिला देंगे,
तो जब हम और हिला देंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, और वो फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, आग लगने का खतरा ज्यादा होगा, है ना। तो जब भी कोई चीज जलने वाली हो और अगर वो गैसियस फॉर्म में हो तो हमें ट्रांसपोर्टेशन से बचना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है ना, सिंपल चीजें हैं, सिंपल। हिल रही है, घर्षण उत्पन्न हो रही है, ब्लास्ट हो सकती है, तो गैसियस फॉर्म में है तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो हम क्या करते हैं, उसे हम कर देते हैं उसे कंप्रेस। जैसे ही हम कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, उसके बीच, कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है, उसके अणुओं को पास पास ला देना, अणुओं को पास पास ला देना। तो जब हम अणुओं को पास पास लाएंगे तो क्या होगा, बीच की दूरी कम हो जाएगी, क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा। और जब हम अणुओं को फोर्सफुली पास पास ला रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसका जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके मूवमेंट को भी हमने कंट्रोल कर दिया, तो क्या हुआ, फ्रिक्शन कम जनरेट होगी। तो इसीलिए हम यहां पर मैंने क्या कहा, मीथेन एक गैस है, मीथेन एक गैस है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। हम गाड़ी में उसको रख रहे हैं, गाड़ी में रखेंगे, हम यूज करेंगे सीएनजी के रूप में, और पता चला गाड़ी चलाने की जगह पर उसमें ब्लास्ट हो गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, उस मीथेन गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर देते हैं और कंप्रेस करके एक सिलेंडर के अंदर बंद कर देते हैं। तो हमने मीथेन गैस के अणुओं को कंप्रेस करके एक सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बन गया हमारा कंप्रेस्ड, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्यों किया वो मैंने आपको यहां पर बताया, हमने उस मीथेन को कंप्रेस क्यों किया। ठीक है, कंप्रेस मतलब यहां पर जो कंप्रेस वर्ड है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये कंप्रेस वर्ड क्या है, मतलब क्या है, और हमने इसे क्यों किया कंप्रेस। ओके, क्लियर है। ये वीडियो है, आपको मिल जाएगी, अब मैं जल्दी जल्दी डाल रहा हूं वीडियो, है ना, तो एक दो दिन लेट में मिल जाती है वीडियो आपको। क्लियर है ना, कंप्रेस, तो हमने उसे कंप्रेस कर दिया, अब वो बन गया कंप्रेस्ड मीथेन गैस, ना कहकर हम उसे कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं। अब कंप्रेस नेचुरल गैस क्यों कहते हैं हम उसे, दूसरा पार्ट। सबसे पहला पार्ट कंप्रेस, मैंने कंप्रेस आपको बता दिया, ठीक है। हम इसे नेचुरल गैस क्यों कहते हैं, मीथेन गैस क्यों नहीं कहते, NATURAL, हम इसे नेचुरल गैस क्यों कहते हैं, हम इसे नेचुरल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ मीथेन ही नहीं होती है, मीथेन के अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रस सल्फाइड जैसी कई सारी गैसें इसके अंदर पाई जाती हैं। ये भी ध्यान रखना, ये सब यूपीएससी या पीसीएस में या कहीं पर भी क्वेश्चन के रूप में, बस यूपीएससी में ज्यादा संभावना होती है क्योंकि पीसीएस वाले या बाकी सारे एग्जाम वाले इतने ज्यादा जानकार नहीं होते हैं कि वो इस लेवल तक जाकर क्वेश्चन पूछ सकें। हाँ, अगर कोई जानकार बंदा वहां पर बैठा हुआ है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कंप्रेस का मतलब क्या है और कंप्रेस क्यों किया हमने। दूसरी चीज नेचुरल गैस, तो सिर्फ मीथेन ही नहीं होती है, मीथेन के अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह कई सारी गैसें इसके अंदर पाई जाती है, इसे हमने इसलिए नेचुरल गैस का नाम दिया। ठीक है, और गैस क्या है ये तो आपको पता ही है, GAS लिख दो, गैस। ओके, क्लियर है ना। अगर हम सीएनजी की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड क्या है, नेचुरल का गैस, और गैस क्या है। अब देखो इसमें कि जो सीएनजी है उसमें मीथेन की मात्रा कितनी होती है ना, इसमें मीथेन की मात्रा कितनी होगी तो आप समझ लो 80 टू 95% तक मीथेन की मात्रा इसमें होती है, 80 टू 95%, 80 से 95% तक इसमें मीथेन हो सकती है, बाकी सब अलग अलग गैसें हैं उसके अंदर। अच्छा देखो, अगर इसमें 80% मीथेन है, अगर इसमें 80% मीथेन है और हमें इस 80% मीथेन को बढ़ाकर इंक्रीज करके 95% करना है, 80% मीथेन है, जितना ज्यादा मीथेन होगी उतना ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए होगी। तो अगर हमारे पास 80% मतलब एक ऐसा नेचुरल गैस है जिसमें 80% मीथेन है, बाकी सब 20% है, हमें इसे 80% को 95% करना है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे मीथेन एनरिचमेंट, मीथेन संवर्धन। इस प्रोसेस को कहेंगे हम मीथेन एनरिचमेंट, मीथेन संवर्धन। ठीक है,
मिथेन की मात्रा को बढ़ा देना इज कॉल्ड मिथेन संवर्धन, मिथेन एनरिचमेंट। और ऐसा पॉसिबल है, क्या करना है हमें, केमिकल तरीके से उसके अंदर के जो इंप्यूरिटीज है उसको कम निकाल देना है वहां से। हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को थोड़ा निकाल दिया, थोड़ा इथेन को निकाल दिया, प्रोपेन को निकाल दिया, ब्यूटेन को निकाल दिया, ये पॉसिबल है। तो हम इसे कह देते हैं मिथेन एनरिचमेंट। ठीक है, हमने इसे ज्यादा से ज्यादा प्योर बनाया, जितना प्योर होगा उतना, जितना ज्यादा प्योर होगा उतनी ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। मैंने आपको बताया था कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, पीछे वाली क्लास को पलट कर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू, उष्मीय मान, इसे कहते हैं उष्मीय मान, इसका उष्मीय मान, उष्मीय मान, जितना ज्यादा मीथेन का अंश होगा उसके अंदर उसका उष्मीय मान उतना ही ज्यादा होगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको मिथेन इंडिसमेंट करना है तो करो, नहीं तो करना है तो इसी फॉर्मेट में यूज कर लो, 80 से लेकर 90-95% तक आप उसे यूज कर लो। ओके, ठीक है। अब देखो कि जो मीथेन है हमारा, उस मीथेन को आपने क्या किया, कंप्रेस करके आपने एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया, कंप्रेस करके। तो कंप्रेस करने के लिए क्या होता है, उसके दबाव को बढ़ा देना होता है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, उस पर दबाव डालना है ना। क्या करोगे आप, दो अणुओं को एक साथ लाना है तो क्या करोगे, उस पर दबाव बढ़ाओगे आप। तो कंप्रेस का मतलब क्या हो जाता है, दबाव बढ़ाना, है ना। दो अणुओं को पास पास लाना, दबाव, दबा के पास पास लाना, है ना, दबाव। तो क्या होता है, कंप्रेस का मतलब हो जाता है दबाव बढ़ाना, दबाव बढ़ाना इज कॉल्ड कंप्रेस। हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं, उस पर दबाव बढ़ा रहे हैं, दबाव बढ़ाने से क्या होता है, अणु पास पास आ जाते हैं, है ना। तो कितना दबाव डालना है हमें, उस पर कितना दबाव डालना है जिससे हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो जाए, तो हम उसे कहेंगे कितना डालना है, तो 200 से 250 बार। याद होगा आपको, यहां पर हम दबाव के लिए मिलीबार या बार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इतने दबाव में वो हमारे लिए सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें उस मिथेन गैस को गाड़ी में इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है, अभी हमें उसको अभी गाड़ियों में इस्तेमाल करना है, तो हम इस दबाव पर उसे कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर डाल देंगे और उससे हम अपनी गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, याद रखना, अभी तुरंत इसकी जरूरत होगी थोड़ी देर में। ओके, चलें आगे। अच्छा, अब आपको एक काम करना है, आपका मन है कि इस मीथेन गैस को ना हमें सिलेंडर में नहीं भरना है ना, हमें इसे सिलेंडर में नहीं भरना है, हमें इसे घरों में खाना बनाने में इस्तेमाल करना है। ठीक है, या हमें इसे इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप घरों में ईंधन, घरों और उद्योगों में, इंडस्ट्री में ईंधन के रूप में आपको इस्तेमाल करना है इसे। ठीक है, इसी मीथेन गैस को यूज करना है। तो इसके लिए एक नया तरीका डेवलप किया। अब इस मीथेन को आप बना दो क्या, इस मीथेन को आप बना दो पीएनजी। ये मीथेन अब बन गई पीएनजी। पीएनजी को हम कहते हैं पाइपलाइन नेचुरल गैस, पाइपलाइन नेचुरल गैस। देखो इसे आप
सबसे पहले समझना पीएनजी क्या है। पीएनजी फुल फॉर्म हमने देख लिया, पाइपलाइन नेचुरल गैस। मीथेन को घरों और उद्योगों तक ईंधन के रूप में पाइपलाइन से अगर हम पहुंचा रहे हैं इसे, तो हम इसे कह देते हैं पाइपलाइन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब जो यहाँ है ये यहाँ है, सिर्फ मीथेन नहीं होती है, इसमें अदर चीजें भी होती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं नेचुरल, और गैस तो हमें पता है। तो पाइप के माध्यम से मीथेन को घर घर पहुंचाना इज कॉल्ड पाइपलाइन नेचुरल गैस। ठीक है। अब जब आप पाइप के माध्यम से पहुंचा रहे हो तो उसमें कंप्रेसर की जरूरत होती है, दबाव की जरूरत होती है। कितना दबाव पर गैस को फ्लो करवाना है और कितने दबाव पर उसे घर में भेजना है, अलग अलग चीजें होती है। कितने दबाव पर उसे ट्रांसमिट करना है, भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, और कितने दबाव पर उसे घर में भेजना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। इसलिए इसमें कंप्रेसर स्टेशन लगाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर कंप्रेसर स्टेशन होते हैं, दबाव केंद्र होते हैं जो चेक करते हैं कि सही दबाव पर वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। कंप्रेसर स्टेशन उसके अंदर के दबाव को मेंटेन रखने के लिए काम करता है। ठीक है। जब वो पाइप से जा रहा है, गेट स्टेशन, जब उसे पाइप से घर में भेजना है तो गेट स्टेशन, कितने दबाव पे वो घर में जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, वितरण एरिया, मतलब कि वो हर जगह जो उसको हमें भेजना है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कंप्रेसर स्टेशन, गेट स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये वर्ड कभी यूज किया जाएगा अगर आपके एग्जाम में, तो हमें ध्यान रखना है, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब वो एक शहर से दूसरी शहर जाएगा तो उसके अंदर अलग प्रेशर होगा, और जब वो शहर में पहुंचेगा, घर घर में जाएगा, तो उसके अंदर अलग प्रेशर होगा। एक ही प्रेशर पे वो काम नहीं कर सकता है, तो इसके लिए अलग अलग स्टेशन की उसके अंदर जरूरत होती है, कंप्रेसर स्टेशन और गेट स्टेशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। ठीक है। तो हमने इस तरह से उसे कहां से मंगाया, गुजरात से। गुजरात में एक जगह है, मान लो कि वहां पर हमारा सूरत, तो हमने सूरत से उसे मंगाया। अब सूरत से वो आ रहा है मान लो उत्तर प्रदेश, तो कैसे आएगा, वो पाइपलाइन के जरिए आएगा। अब वो पाइपलाइन के जरिए आ रहा है अब यहाँ पर हर एक शहर में बने हुए होंगे हमारे गेट स्टेशन। अब वो गेट स्टेशन उसके फ्लो को मेंटेन करेंगे और उसे घर घर में पहुंचाएंगे, तो ये गेट स्टेशन हो गया। और ये पूरी की पूरी बहुत लंबी एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनी हुई है जिसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं गैस को। ठीक है, ओके। अब ये काम सरकार कर रही है, ये काम सरकार कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। अब सरकार खुद नहीं कर सकती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वो ये काम कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं इसमें, जो ये काम में सरकार की मदद कर रहे हैं या सरकार की तरफ से ये काम कर रहे हैं, जैसे गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वैभव इंक तो लाना हम भूल जाते हैं, कैसे काम चलेगा। जैसे गेल, गेल का नाम आपने सुना होगा, GAIL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइवेट प्लेयर्स एक्सेट्रा, कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो मिलकर इस काम को कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मेजर रोल गेल निभा रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ये भारत सरकार का एक कंपनी, भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, जिसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना पड़ेगा हमें इसे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस वितरण, कई सारे, ध्यान रखना इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पर, हर जगह पर सरकार काम नहीं कर सकती है, तो प्राइवेट प्लेयर्स भी लगे हुए हैं, और भी कई सारे संस्थान हैं जो मिलकर ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लाकर इसे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब सरकार ने लगभग लगभग 24,000 किलोमीटर का नेटवर्क बना लिया है, जहां से गैस ट्रांसमिट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और 10,000 किलोमीटर प्रोपोज्ड है, 10,000 किलोमीटर प्रोपोज्ड है, मतलब अभी और बनना है। सरकार का लक्ष्य है लगभग 33,000 किलोमीटर, 33,000 किलोमीटर का एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड, राष्ट्रीय
गैस ग्रिड तैयार करना। नेशनल गैस ग्रिड, सरकार का उद्देश्य है कि नेशनल 33,000 किलोमीटर का एक नेशनल गैस ग्रिड तैयार करें और 2030 तक 2030 तक सरकार का ये गोल है कि वो अपने ऊर्जा जरूरत का 15% गैस से प्राप्त करें। टोटल लक्ष्य है हमारा 33,000 का नेटवर्क बनाना। 34 हो गया ना, पर वो एग्जैक्ट डाटा नहीं है ना, आसपास का डाटा होता है। जो 24 है इसका मतलब 24 से ज्यादा भी हो सकता है, 24,200 हो सकता है। जो 10,000 है उसका मतलब 10,000 से कम भी हो सकता है, तो आसपास का डाटा है। अब अगर 33,000 की जगह पर 34,000 लिखा हुआ हो तो उसे गलत नहीं मानेंगे हम वहां पर, है ना। ये नहीं कि 33,000 मैंने लिख दिया यहाँ पर तो 33,000 बिल्कुल लक्ष्मण रेखा है। 33 की जगह पर 34 हो सकता है, 33 की जगह पर 32,575 भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, 33 की जगह पर अगर 73 है तो वो गलत होगा ना। 33 ध्यान रखना, 33 की जगह पर 53 है तो वो गलत हो जाएगा, 43 है तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन 33 की जगह पर 35 है तो वो गलत नहीं होगा, आसपास की फिगर हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार का उद्देश्य क्या है, एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड, ग्रिड का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। और चूंकि वो इंटर स्टेट कनेक्शन है इसलिए क्या हो गया, वो नेशनल हो गया। तो नेशनल गैस ग्रिड का निर्माण करवाना है जिसमें लगभग लगभग इतना डिस्टेंस होगा हमारा, और 2030 तक भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 15% गैस से प्राप्त करे। ठीक है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है हमारा कौन कौन सी परियोजनाएं इसमें काम कर रही है। वो हमारा है मेजर पाइपलाइन। मेजर पाइपलाइन, मेजर पाइपलाइन कौन कौन सी पाइपलाइन है जो इसमें वर्क कर रही है। तो पहला पाइपलाइन है जो सबसे लंबी पाइपलाइन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ। हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर बिहार। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, HVJ। दूसरा है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। ये है काकीनाडा, काकीनाडा ये आंध्र प्रदेश में है, काकीनाडा से भरूच, काकीनाडा से भरूच, भरूच गुजरात में है हमारा, तो काकीनाडा से भरूच। काकीनाडा आंध्र प्रदेश, भरूच गुजरात। और तीसरा है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना जो प्रधानमंत्री ने 2016 में स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य तो था कि ऊर्जा गंगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था वाराणसी में पाइपलाइन से गैस उपलब्ध करवाना, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर आगे भी झारखंड से लेकर ओडिशा तक बढ़ा दिया गया, है ना। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना, कभी भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो इन पर करंट डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जहां पर भी आप लिख रहे हो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा करंट से जुड़ा हुआ है, तो ये तभी तैयारी, और मैक्सिमम बच्चे इसे, मेरा इतनी मेहनत से मैं पिछले 7-8 सालों से साइंस टेक पढ़ा रहा हूँ, है ना। जब मैं पढ़ाता हूँ साइंस टेक को तो पूरा रिसर्च करता हूँ, हर एक चीज़ अलग अलग जगह से ढूंढता हूँ। 1 घंटे की क्लास लेने के लिए मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ। आपको जो 1 घंटे अभी क्लास में दे रहा हूँ इसके लिए रोज सुबह में मैंने 4:30 से लेकर 5:30, और तब की जबकि मैंने इसे कई बार पढ़ रखा है ना, पिछले 7 सालों से मैं इसे बार बार पढ़ता रहा हूँ, फिर भी सुबह में 1 घंटे, और अभी यहाँ आके 1.5 घंटे, तो 1.5 और 1 2.5 घंटे। उस 2.5 घंटे में मैंने सारे नॉलेज को क्या किया, एनरिच किया, देख कर चेक किया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है। इतना होने के बावजूद जब हमारे बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वो साइंस टेक में 2 क्वेश्चन करके आएंगे, और 2 क्वेश्चन इसलिए करके नहीं आएंगे कि उनके पास नॉलेज कम है, उनके पास नॉलेज है, पर उन्होंने अपने नॉलेज को कभी रिवाइज नहीं किया और कभी उसे एनरिच नहीं किया, ना रिवाइज किया ना एनरिच किया, क्योंकि वर्षों से पुरानी मान्यता दिमाग में ना ये
जो हमारी खोपड़ी है, ये खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी में के दो सेक्शन है, एक कॉन्सस और एक सब कॉन्सस। खोपड़ी का 10% हिस्सा कॉन्सस है और 90% हिस्सा सब कॉन्सस होता है। हम कोई भी काम करते हैं वो हम सबकॉन्शियस माइंड से जो हमें रिप्लाई मिलता है उसी के आधार पर करते हैं। 90% जो हिस्सा है वहां से जो हमें रिप्लाई मिलता है उसी के आधार पर करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा होगा हम उसी के आधार पर काम करेंगे। और सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि हमें साइंस टेक से क्वेश्चन नहीं करना, हमें इकोनॉमिक्स नहीं करना है ना। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कीड़ा सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है वो ये है, मेरा नहीं होगा। सबसे बड़ा कीड़ा तो ये है ना, ये इस कीड़े को निकालना तो सबसे पहले जरूरी है। तो इतने सारे जो घटिया कीड़े बैठे हुए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह वगैरह, जो आपके दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा आपको और दिमाग को खाली करना पड़ेगा कि आज से ये खाली है। खाली होगा तभी उसमें नई बातें घुसेंगी, अच्छी बातें घुसेंगी, नहीं तो कचरा तो है उसके अंदर भरा हुआ, है कि नहीं। तो आपको मैंने बार बार कहा है, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक मैं सबसे ज्यादा, जब मैं कई सालों तक पढ़ाता रहा तो मुझे ये पता चला, मुझे ये एहसास हुआ कि बच्चे सफल नहीं होते हैं यूपीएससी में, जिसके पीछे बहुत बड़ा रीजन इकोनॉमिक्स और साइंस टेक का है, जिसे आसानी से किया जा सकता है। अभी पिछले एक साल पहले एग्जाम हुआ था जिसमें मैंने चीख चीख कर क्लास में ये कहा था कि हमारा जो तेजस फाइटर जेट है उसके अंदर इतने गुण नहीं है कि वो 5th जनरेशन बन पाए। फिर भी हमारे बच्चों ने जाकर वहां पर से 5th जनरेशन लगा के मुंह सुअर की तरह बना के यहाँ पहुंच गए, है ना। मतलब कई बार क्या हुआ ना, जैसे ही 5th जनरेशन की बात होगी हमारा दिल बाग बाग हो जाएगा। तेजस है तो हमारे पास 5th जनरेशन, उस समय मास्टर ने क्या कहा था पीछे भूल गए, इतना उत्साह में आ गए कि मास्टर ने क्या कहा था ये भूल गए। कई सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि कई सारे हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो रियली पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और नॉलेज भी है उनके पास, और फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ऐसे हैं कुछ बच्चे हमारे पास। तो मैं जब जब उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आप कि जब 2 घंटे वाला एग्जाम हॉल वाला पीरियड होता है उसमें जब कोई नेगेटिव बात आती है दिमाग में, तो उस नेगेटिव बात की जगह पर मैं क्यों नहीं आ जाता हूँ, है ना। जब भी नेगेटिव बात दिमाग में आए तो उस नेगेटिव को रिप्लेस करके मुझे डाल दो वहां पर, तो मेरी बातें याद आ जाएंगी, है ना। अब नेगेटिव इतना ज्यादा आता है कि वो याद ही नहीं आता है कि मास्टर ने कुछ कराया भी था क्लास में, प्रेशर की वजह से, है ना। तो वहां मुझे जैसे ही नेगेटिव बातों को हटाकर मुझे डाल दोगे मेरी बातें याद आ जाएंगी अपने आप, तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। और वही बच्चा ये कहता है कि जब एग्जाम हॉल से मैं बाहर निकला तो मुझे ये याद आ गया, ओहो इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रेशर खत्म हो गया। जैसे ही प्रेशर खत्म हुआ, तो बहुत सारे बच्चों का इसलिए भी नहीं होता है कि एग्जाम हॉल में 2 घंटे के प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते। और वो क्यों? क्योंकि दिमाग में इतना नेगेटिव भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है कि वो उनके नॉलेज को दबा देता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्री करना है अपने पूर्वाग्रहों से। पूर्वाग्रह समझते हो? पहले से जो आपने सोच के बैठा रखा है, इधर घुसा रखा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, उनसे बचना है हमें। तो ये हमारी कुछ योजना है जो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, और देश मतलब देश चला रहा है, नॉट प्रधानमंत्री चला रहे हैं, और जिसका उद्देश्य है कि भारत में एक ग्रिड बनाना, गैस ग्रिड बनाना, जिससे हमारी ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा अंश हम उससे पूरा कर सकें। और इससे हमारी किस पर, देखो कई बार आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मेंस में पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन कि ये जो हमने पाइपलाइन बनाया है, इस पाइपलाइन से हमें क्या फायदा हो, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक मेजर पार्ट यहां पर ये है कि इस पाइपलाइन से आपको क्या फायदा हो रहा है, तो इस पाइपलाइन से आपको क्या फायदा होगा, तो आपको क्लीन एनर्जी मिल जाएगी, क्लीन एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा, जो आप सिलेंडर घर पे घर पहुंचा रहे हो, एलपीजी सिलेंडर, जो एलपीजी सिलेंडर आप पहुंचा रहे हो, वो एलपीजी सिलेंडर कहां से, हम किससे बना रहे हैं एलपीजी, हम पेट्रोलियम से बना रहे हैं। उससे पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है ना, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। जो एलपीजी आप घर में पहुंचा रहे हो वो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। तो हमें उसके लिए पेट्रोलियम चाहिए। पेट्रोलियम के निष्कर्षण से, पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन से हमें प्रोपेन और ब्यूटेन मिलती है, हमारे लिए महंगा है बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या है तीसरा पार्ट, सिलेंडर में डाल के ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन, वितरण। तो आप क्या करते हो, उसे एलपीजी को सिलेंडर में डाल के पूरे भारत में उसे पहुंचाते हो, वितरण कर क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा आपका कई सारा फायदा है। एक बार पाइपलाइन बना दिया, खत्म काम, मीथेन पहुंचाते रहो। मीथेन इजिली अवेलेबल है ना, एक तो क्लीन एनर्जी है, चौथा इजिली अवेलेबल है, आसानी से उपलब्ध है इन कंपैरिजन टू प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन के कंपैरिजन में ये इजिली अवेलेबल है, तो हमें आसानी से मिल सकता है, आसानी से मिल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं। पाइपलाइन बना दिया, पहुंचा दिया, घर घर पहुंचा दिया, क्लीन फ्यूल मिल गया हमें। अब इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत
इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है। कहीं भी इसके पॉजिटिव पॉइंट अगर आपको लिखने होंगे तो ठीक है। ओके, चले आगे। चलो, एक लास्ट पार्ट है इसका। अब एक काम करो, ध्यान से देखो, मुझे इसको समझने में बहुत पापड़ बेलना पड़ा, जिस टॉपिक को मैं आपको समझा रहा हूं कि यही अंतर करना बहुत जरूरी होता है कि सीएनजी और पीएनजी में अंतर क्या है ना? कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीथेन गैस को पाइप से भेज दो तो पीएनजी हो गया, बस। मीथेन गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल दो तो वो सीएनजी हो गया, बस। तीसरा, एक काम करो, और भी एक काम करो, आप एक काम करो कि आप इस मीथेन गैस को -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दो, ठीक है? अभी तक हमने ठंडा नहीं किया कहीं पर भी, अभी तक हमने कहीं ठंडा नहीं किया इसे। तो आप इस मीथेन गैस को -162 डिग्री सेल्सियस पे अगर ठंडा कर देते हो तो ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक स्टेज, है ना? इसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज, क्रायोजेनिक चरण। तो आप इसे ठंडा कर दो। ठंडा करने से क्या होगा? ये ठंडा करने का मतलब हो जाता है कि जो उसके मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल्स जो बहुत दूर दूर घूम रहे हैं इधर उधर, उन मॉलिक्यूल्स को इतना पास ले आओ, इतना पास ले आओ कि वो तरल रूप में कन्वर्ट हो जाए, वो लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो जाए। कहीं पर भी हमने उसे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है? तो आप उसे इतना ठंडा कर दो कि उसके मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाए कि वो अपने आप लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो जाए। अगर हमने मीथेन को इस तरह से लिक्विड रूप में कन्वर्ट कर दिया, अगर हमने मीथेन को इस तरह से लिक्विड रूप में कन्वर्ट कर दिया तो हम उसे कहेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। हम इसे कहेंगे तरलीकृत, इसे हम कहेंगे तरलीकृत प्राकृतिक गैस। ठीक है, तीन वर्ड हमेशा हमारे पास आ जाते हैं, सीएनजी। सब में अंतर क्या है? पहले मैंने एक आपको बता दिया था, हमारा एलपीजी क्या था, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। कभी भी आपसे इनमें अंतर पूछ ले कि एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी में क्या अंतर है, तो आप इसे बता सकते हो क्या अंतर है। तो हमने क्या किया, एलपीजी तो प्रोपेन और ब्यूटेन है, बाकी ये तीन मीथेन है ना। और उस मीथेन में एलएनजी क्या है, हमने उसे इतना ठंडा कर दिया है कि वो लिक्विड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ठंडा करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ठंडा करना पड़ेगा, और अगर हमें उसे और भी ठंडा कर दिया तो वो सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे बर्फ। यहीं से वो वर्ड बन के आएगा क्लैथरेट्स, आगे मैं पढ़ाऊंगा एक वर्ड क्लैथरेट्स, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही हमने नेचुरल गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो बन गया लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। अब हमने इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया? हमने इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इसे क्या कहते हैं हमसे, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन। इसे हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या हुआ, इजी हो गया। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे हम सिलेंडर में भरेंगे। सिलेंडर में भरकर हम क्या करते हैं, उसे बाहर, हमारे पास तो ये है नहीं, है ना, ये सारी चीजें तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसे बड़े बड़े कंटेनर या सिलेंडर में भरकर आयात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा, जहां से हम सबसे ज्यादा इसे आयात करते हैं, वो है हमारा कतर। कतर हमें सबसे ज्यादा देता है क्या, एलएनजी। तो एलएनजी अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये टर्म हमने लिक्विड में क्यों कन्वर्ट किया है, ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए। हमारे पास है नहीं, जब हम इसे बाहर से मंगाते हैं तो हम बाहर से इसे लिक्विड फॉर्म में कंटेनर में डालकर मंगाते हैं, शिप से मंगा लेते हैं, जहाजों से मंगा लेते हैं हम इसे। कतर, यूएसए, यूएसए हमारा सबसे दूसरे नंबर पर है जो हमें एलएनजी एक्सपोर्ट करता है। यूएई, देखो तो नीचे तक आ रहा है ना, यूएई संयुक्त अरब अमीरात,
आजकल रसिया, आजकल रसिया एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, तो हमारा एलएनजी क्या है, हमने मीथेन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा आयात आसान हो जाए, तो हमने उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसे आयात कर लिया। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं बनता, नहीं है ना, ये निकाला जाता है जमीन से, हमारे पास रिसोर्स नहीं है ना इसका, तो हम कैसे करेंगे इसे? अभी नया नया कुछ रिसोर्स मिला है लेकिन बहुत कम है, निकालने में भी बहुत खर्च आ जाएगा, है ना, तो हम इसे आयात कर लेते हैं। तो हमने वहां पर उस जगह पर क्या किया, हमने उसे कन्वर्ट किया, यहां मंगाया। अब देखो, जब आप उसे यहां मंगाओगे तो यहां पर एलएनजी टर्मिनल्स बने हुए होने चाहिए। अब वो एलएनजी टर्मिनल्स क्या करेगा, इसे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगा। एलएनजी टर्मिनल्स, क्योंकि अब भारत के अंदर जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर गैसियस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब वहां से आगे काम कौन करेगा, ये वाला काम करेगा। ठीक है, तो हमने भारत में मंगा लिया इसे, और भारत में मंगाने के बाद काम किसका बच गया, आगे आ गया एलएनजी टर्मिनल्स। एलएनजी टर्मिनल्स, ये भी ध्यान रखना है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो या तो कहीं क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है या उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कहीं पर भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एलएनजी टर्मिनल्स। तो एलएनजी टर्मिनल्स का काम क्या है, जो लिक्विड फॉर्म में आया है हमारे पास गैस, उसे फिर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं गैसियस फॉर्म में। और ये एलएनजी टर्मिनल्स कहां कहां है हमारे पास, लिख लो। दाहेज, दाहेज, दहेज को दाहेज कर दो, दहेज, हजीरा, दाहेज, हजीरा, मुद्रा, दाहेज, हजीरा, मुद्रा, छारा, गुजरात, ये सब गुजरात में है। छारा, छारा, CHHRA, छारा, दाहेज, हजीरा, मुद्रा, छारा, ये सब गुजरात में है। कोच्चि, केरल, कोच्चि, केरल, दाभोल और कोंकण, दाभोल और कोंकण महाराष्ट्र, और धामरा उड़ीसा। कोंकण, कोंकण, हाँ ये सब पोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, पोर्ट्स हैं जहां पर आता है, इंपोर्ट होता है। गुजरात, दामरा, दामरा, दामरा उड़ीसा, दाभोल कोंकण महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, और 3-4 जो है गुजरात में आपका नाम जो आपने लिखा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सारे जगह पर क्या हुआ, ये इंपोर्ट हुआ, ये सारे पोर्ट सिटीज हैं, ये सारे क्या है, बंदरगाह है, पोर्ट सिटीज हैं। तो यहां पर क्या हुआ, वो इंपोर्ट हुआ, बाहर से आया लिक्विड फॉर्म में। अब इसी जगह से क्या होगा, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाकी इसका और कोई रोल नहीं है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का और कोई रोल नहीं है अभी तक। दे आगे हो सकता है आने वाले समय में हम इसका भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन अभी तक इसका सिर्फ इतना ही रोल है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका यहां पर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमने अभी डिस्कस किया, गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल। गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था मीथेन का पार्ट। मीथेन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है हमने देखा इसे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर मीथेन से हमने अलग अलग रूपों में काम लिया, अलग अलग रूपों में, जहां जैसी नीड वहां उस तरह से हमने काम लिया। आगे हम आने वाले समय में और भी नए चेंजेस लाएंगे, तो और भी नए चेंजेस लाएंगे तो हम अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मीथेन, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मीथेन को डायरेक्ट सिलेंडर में भरकर एलपीजी की तरह उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हर एक चीज की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग विशेषता होती है, हर चीज अलग अलग तरीके से काम करता है। क्या हमारा सिस्टम उसके अनुकूल है, नहीं है। जैसे हमारी गाड़ियां पहले चलती थी पेट्रोल और डीजल पे, फिर हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके हमने क्या किया, उसे सीएनजी के अकॉर्डिंग बनाया। तो क्या करना पड़ा, हमें मॉडिफाई करना पड़ा, है ना। तो इसी तरह से आगे आने वाले समय में हम सिस्टम को और भी ज्यादा मॉडिफाई करेंगे, तो हम मीथेन को और भी अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका, सब में अंतर क्लियर हो गया होगा, एलपीजी सॉरी सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी। ओके, चलो जय श्री राम।